Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, this is our first video lecture of physics second year in online classes phase 3 from Ikra Faz Boys College. उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और ईद भी आप सबकी अच्छी गुजरी होगी। ये हमारा तीसरा फेज है ऑनलाइन क्लासेस का जिसमें हम एमसीक्यूज की रिवीजन करेंगे। चूँकि इस दफ़ा जो पेपर पैटर्न है वो 50% एमसीक्यूज बेस्ड है और एमसीक्यूज में स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम है। सो इसलिए हमने ये तरीका इख्तियार किया कि हम एक और दफ़ा एमसीक्यूज रिवीजन स्टूडेंट्स की करा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करके उनकी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो सके पेपर के लिए। इसके लिए हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करेंगे और तकरीबन एक चैप्टर में 50-60 प्लस एमसीक्यूज होंगे। तो एक दफ़ा हमने पहले भी एमसीक्यूज की रिवीजन कर ली, एक दोबारा से हम नए सिरे से नए एमसीक्यूज के साथ उसकी रिवीजन करेंगे। उम्मीद है 1 से 2 लेक्चर में इंशाल्लाह एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें साथ साथ मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि जो टॉपिक्स एक्सक्लूडेड हैं कंटेंट्स सिलेबस में शामिल नहीं है तो आप उनको फिर स्किप कर देंगे और जो टॉपिक शामिल है हम उसको अच्छे तरीके से समझ कर इंशाल्लाह इस पे करेंगे। जी, तो हमारा जो पहला चैप्टर है चैप्टर 11 हीट। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो है टेम्परेचर एट विच सेंटीग्रेड स्केल इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल। आपने वो टेम्परेचर बताना जिस पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों बराबर हो। जो ये आप सबको याद होगा इस -40 होता है, फिर भी आप लोग इसकी कैलकुलेशन देख सकते हैं कि हमने एक फार्मूला यूज़ किया है टेम्परेचर कन्वर्जन का कि सेल्सियस टेम्परेचर टीसी इज इक्वल टू 5/9 TF means Fahrenheit scale temperature -32. In order to equate both the temperature, we replace TC and TF by T. हमने दोनों को रिप्लेस कर दिया टी से क्योंकि हम दोनों टेम्परेचर को एक बनाना चाहते हैं सेम। तो उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया, 9 यहाँ डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 90 और 5 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 5 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 90 -5t करेंगे तो 4t आंसर आएगा। 4 160 से हम कैंसिल आउट करने के बाद टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा -40। इसका मतलब क्या है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ हो कहीं पर या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हो कहीं पर, ये दोनों एक ही बात है। लेकिन अगर कहीं लिखा है 1 डिग्री सेंटीग्रेड और कहीं लिखा है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों बराबर नहीं है। तो -40 ऐसा वाहिद टेम्परेचर का पॉइंट है जहाँ पर सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों बराबर रहते हैं। ठीक है, अच्छा तो हम मजीद आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, इफ़ अ सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन फ्रीजिंग एंड इंक्रीज ऑफ प्रेशर डैश द फ्रीजिंग पॉइंट। अगर ऐसा सब्सटेंस है जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी उसका साइज श्रिंक होता है फ्रीज करने पर, टेम्परेचर ड्रॉप करने पर, तो अगर उसका हम प्रेशर बढ़ा दें तो फ्रीजिंग पॉइंट लाजमन बढ़ जाएगा। इट मीन्स कि अगर कोई सब्सटेंस फ्रीज करने पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसका जो प्रेशर है वो फ्रीजिंग पॉइंट के डायरेक्टली रिलेशन में आ जाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सॉरी प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ाने से फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अच्छा, इसके बाद है नंबर 3, अमाउंट ऑफ हीट विच इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट विदाउट द राइज इन टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट। आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर फेज चेंज हो रहा होता है, स्टेट चेंज हो रही होती है, स्टेट चेंज का मतलब ये मिसाल के तौर पे सॉलिड से लिक्विड बनना या लिक्विड से गैस बनना या गैस से लिक्विड और लिक्विड से फिर दोबारा सॉलिड बनना, इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। इसे हम चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं। जब भी स्टेट चेंज होती है किसी एलिमेंट की तो उस वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है और हीट जो ट्रांसफर हो रही होती है वो कहलाती है लेटेंट हीट। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक आइस क्यूब लिया, उसको मेल्ट करना शुरू किया टेम्परेचर बढ़ा के, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो मेल्ट होकर पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो टेम्परेचर कहलाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी आपने -5 डिग्री पर कोई आइस उठाई, उसको मेल्ट करके 0 डिग्री तक लाए तो वो सारी की सारी आइस पानी बन जाएगी और 0 से आगे टेम्परेचर नहीं बढ़ सकेगा। ऐसा नहीं हो गया कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बर्फ बाकी रहे, बल्कि बर्फ 0 डिग्री पर जैसी पहुंचेगी वो सारी की सारी पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उस हीट को जो कि
चेंज ऑफ स्टेट के दरमियान में होती है, दौरान में होती है, उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। फिर लेटेंट हीट के दो नाम है, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है गैस से लिक्विड में जाना, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ आई एम सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है सॉलिड से लिक्विड में जाना, सॉलिड टू लिक्विड। क्योंकि फ्यूजन है, फ्यूजन मींस मेल्टिंग। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है सॉलिड से लिक्विड में जाना, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है लिक्विड से गैस में जाना, ठीक है। ओके, नंबर 4 पे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ गैस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड वाला टॉपिक आपके डिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है, इसको आप स्किप कर दें। नंबर 5, व्हेन अ बॉडी हैज द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग, देन, ये आसान सी बात है कि अगर आपकी एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर वही है जो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर है, इसका क्या मतलब है कि ना बॉडी सराउंडिंग में हीट रिलीज करेगी और ना बॉडी सराउंडिंग से हीट गेन करेगी, यानी इक्विलिब्रियम हो जाएगा। So it radiates the same quantity of heat as it receives from the surrounding. जो हीट ये सराउंडिंग में भेजेगी उतनी ही ये सराउंडिंग से अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी। इसका मतलब नेट रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, क्योंकि जब बॉडी सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर में बराबर हो जाती है तो उसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही होती। इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ट्रांसफर नहीं हो रही थी, बल्कि ये मतलब है कि हीट अगर बॉडी से ट्रांसफर हो रही है तो जितनी बॉडी से ट्रांसफर हो रही है उतनी दोबारा सराउंडिंग से बॉडी के अंदर भी आ रही है, तो ओवरऑल रिजल्ट सेम हो जाता है, तो नेट हीट ट्रांसफर जीरो होता है, ठीक है। नंबर 6 पे है मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय, ये भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। अलबत्ता इतनी बात याद रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है पर मॉलिक्यूल वो बराबर होती है 3/2 kT, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है पर मोल वो बराबर होती है 3/2 RT। ये अपने पास नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बराबर होती है 3/2 kT, और काइनेटिक एनर्जी पर मोल बराबर होती है 3/2 RT। के मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये आप लोग कांस्टेंट की वैल्यू देख सकते हैं और आपको उम्मीद है पता भी होगी। नंबर 7 है प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट एक्सचेंज इज कॉल्ड एडियाबैटिक। ये आसान है कि जो प्रोसेस जिसमें कोई हीट चेंज नहीं होती वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। प्रेशर एंड वॉल्यूम फार्मूला ऑफ अ गैस अंडरगोइंग एन एडियाबैटिक चेंज इज पीवी पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये फार्मूला है एडियाबैटिक चेंज का। और सिर्फ पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट ये फार्मूला है बॉयल्स लॉ का, आइसोबैरिक आइसोथर्मल प्रोसेस का। और एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी के साथ ये पावर में गैमा आ जाता है वी के साथ, ठीक है, ये फर्क है। नंबर 9 है अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल बिकॉज, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर एक गैस किसी कंटेनर में मौजूद है, किसी वेसल में मौजूद है, तो वो गैस उस वेसल के वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करती है। किस वजह से करती है? बिकॉज इट पोजेसेस मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम मतलब होता है मोशन के, मॉलिक्यूल्स जो गैस के अंदर मौजूद है वो मूव कर रहे हैं और वो कोलाइड कर रहे हैं वेसल की दीवार के साथ। आप गौर करें तो यहाँ पे एक अगला पॉइंट लिखा हुआ है गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर। तो यहाँ पे आप ये समझ लें कि अगर गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो वेसल का प्रेशर नहीं बढ़ेगा। वेसल का प्रेशर बढ़ने के लिए जरूरी कि गैस मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ वेसल से कोलाइड करें, यानी वेसल और कंटेनर की वॉल को हिट करें, फिर उसका प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए ये वाले पॉइंट यहाँ पे सही नहीं है, गलत होगा। सही क्या है? मोमेंटम। नंबर 10, thermos flask contains hot tea. It is shaken rapidly if the tea is considered as the system, then its temperature will rise. Of course सी बात है कि अगर थर्मस में गर्म चाय है उसको हम रैपिडली शेक कर रहे हैं, यानी हिला रहे हैं, आपको पता है थर्मस से बाहर हीट फ्लो नहीं होती, तो इसका मतलब जो अंदर हीट होगी, जो टी होगी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। नंबर 11 पे इफ द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड बॉडी इज डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नो इज इंक्रीज। ये भी आपको पता है कि आपने कार्नो साइकिल का फॉर्मूला पढ़ा है। कार्नो साइकिल की एफिशिएंसी का फार्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1। ये पहले भी मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ, एक दफ़ा और रिपीट कर देता हूँ। T1 का मतलब होता है हॉट बॉडी टेम्परेचर या हॉट रिजर्वायर टेम्परेचर, और जो T2 है, T2 का मतलब होता है कोल्ड रिजर्वायर टेम्परेचर।
याद रखिएगा T1 हमेशा T2 से ज़्यादा होता है। दूसरी बात, जो T1 और T2 है, इनको हम लाजमन जब भी इस फार्मूले में पुट करेंगे तो केल्विन में पुट करेंगे, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में नहीं। ओके। सो अब आप गौर से देखें तो 1 - T2/T1, यहाँ पे T2 न्यूमरेटर में और T1 जो है वो डिनोमिनेटर में। अगर T1 यानी कोल्ड बॉडी को हम डिक्रीज कर दें, सॉरी ये T2 है कोल्ड बॉडी, तो कोल्ड बॉडी यानी T2 को हम डिक्रीज कर दें तो ये फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी। फ्रैक्शन क्या होगी? छोटी आएगी। यानी T2 छोटा है और इसको मजीद छोटा कर दे तो फ्रैक्शन छोटी आएगी। तो 1 में से जो हम फ्रैक्शन माइनस करेंगे वो छोटी फ्रैक्शन माइनस करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज ज़्यादा आएगी। इसके बनिस्बत अगर हम ये जो T1 है जो कि हॉट बॉडी यानी हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है, इसको हम कम करेंगे तो ये फ्रैक्शन बड़ी आएगी, और 1 में से बड़ी चीज़ को माइनस करेंगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इन अ नट शेल, कोल्ड बॉडी यानी T2 कम करने से एफिशिएंसी बढ़ती है, और हॉट बॉडी यानी T1 टेम्परेचर बढ़ाने से एफिशिएंसी बढ़ती है। इसका उल्टा भी आप करेंगे तो वो खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखने के कोल्ड बॉडी T2 के टेम्परेचर कम करने से एफिशिएंसी बढ़ती है, और T1 हॉट बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने से एफिशिएंसी बढ़ती है। नंबर 12 है, इफ द टेम्परेचर एट विच सेंटीग्रेड स्केल इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल इज -40, हम ऊपर देख चुके हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ परफेक्ट गैस इज 3/2 kT, ये भी हम ऊपर देख चुके हैं। देखिए गौर से, यहाँ पे मॉलिक्यूल का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। मैंने ऊपर भी आपको बताया काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल 3/2 kT के बराबर होती है, और पर मोल 3/2 RT के बराबर होती है। नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। इंटरनल एनर्जी इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस डैश। यहाँ पे अक्सर जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो आंसर में बिकम जीरो लिख देते हैं। आंसर में बिकम जीरो लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे गौर से देखें तो इंटरनल एनर्जी लफ्ज आया है, यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी लफ्ज नहीं आए। वो क्या देखते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है एक फार्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। वो फार्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पे जो डेल्टा यू है ये इंटरनल एनर्जी है, सॉरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हमें पता है जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है ना, वो जीरो होता है। इंटरनल एनर्जी का चेंज आइसोथर्मल प्रोसेस में जीरो होता है, तो वो भी बिकम जीरो आंसर में लिख देते हैं। तो याद रखिए, अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी का लफ्ज आएगा एमसीक्यूज में तो आप जीरो लिखोगे। आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं होता, वो सेम रहती। लेकिन अगर सिर्फ इंटरनल एनर्जी लफ्ज आ रहा है तो आप लिखोगे रिमेन्स कांस्टेंट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है और लफ्ज आ रहा है कि सवाल में पूछे जा रहा है एमसीक्यू में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो वो जीरो होगी। लेकिन अगर सिर्फ इंटरनल एनर्जी का लफ्ज इस्तेमाल हो तो हम उसको कहेंगे कांस्टेंट, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। तो ये दोनों बातों में फर्क है, जरा ध्यान से आप लोग ये याद रखिएगा। नंबर 15, 273 केल्विन बराबर होता है, ये आपको पता है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। टू एंड्स ऑफ अ रॉड आर टेम्परेचर्स एट टेम्परेचर -10 and -30 हीट विल फ्लो। ये बहुत इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है। वो आपसे कहना है कि एक मेटल है, ठीक है, मेटल के यहाँ पे जो है ना -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे -30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। आप बताएं कि कहाँ से हीट कहाँ फ्लो करेगी? टेम्परेचर तो डिफरेंस है, और हीट मेटल है तो हीट भी फ्लो करेगी, तो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? तो अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो -30 से 10 कहते हैं 30 बड़ा है 10 छोटे है, तो हम यहाँ से यहाँ हीट फ्लो करा, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। -10 मीन्स हॉट, -30 मीन्स कोल्ड एज कम्पेयर टू -10। यानी अगर -10 और -30 को कंपेयर किया जाए तो -30 हॉट होगा, और -10 हॉट होगा और -30 कोल्ड होगा। तो -10 से हीट ट्रांसफर होगी -30 की तरफ। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद है, ये आपने बता दिया, -10 से हीट ट्रांसफर होगी -30 की तरफ। नंबर 17 पर है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ अ वेसल इंक्रीज इफ द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इट्स वॉल इंक्रीज। ये मैं आपको बात बता चुका हूँ। नेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन नेचुरल प्रोसेसेस, ये आपको पता है कि एंट्रोपी हमारे इस रिड्यूस शेल में शामिल नहीं है। इतनी बात याद अलबत्ता याद रखें कि नेचुरल प्रोसेस में जो एंट्रोपी में चेंज आता है वो नेगेटिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू?
बोथ वर्क एंड हीट आर इंटर कन्वर्टिबल, ये स्टेटमेंट ट्रू है। हीट कैन बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू वर्क, वर्क कैन बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू हीट। ये बात तो सही है लेकिन ये अधूरी बात है, ये बात दो पूरी तरह से सही है कि हीट और वर्क दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर विल बी, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है जीरो केल्विन। जीरो केल्विन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, क्योंकि वो इतना कम टेम्परेचर है कि उस पर कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाती, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। नंबर 21 है आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, रिमेन्स सेम होती है। रियल गैस मॉलिक्यूल डू नॉट स्ट्रिक्टली ओबे गैस लॉज एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। रियल गैस मॉलिक्यूल डू नॉट स्ट्रिक्टली ओबे, तो ये डू नॉट लफ्ज है ना, तो यहाँ पे आएगा हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। अगर यहाँ पे होता स्ट्रिक्टली ओबे गैस लॉ, यानी डू नॉट हटा देते, तो ये बन जाता है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, यानी ये उल्टा हो जाता। ठीक है। नंबर 23 पे है टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल करस्पॉन्डिंग टू एब्सोल्यूट जीरो इज, एब्सोल्यूट जीरो आपको पता है जीरो, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है जीरो केल्विन। जीरो केल्विन को पहले आप सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, तो आपके पास बन जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दे तो -460 आंसर आ जाएगा। प्रेशर नंबर 24, प्रेशर एक्सर्टेड बाय कॉलम ऑफ मरकरी 76 सेंटीमीटर हाई एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड 1 एटीएम। ठीक है जी, यहाँ पे होगा 76 सेंटीमीटर एच जी। ये एक प्रेशर का यूनिट होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, इस तरह से इसको लिखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने पढ़ा होगा 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1 एटीएम। तो यहाँ से अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 76 सेंटीमीटर। आगे बात सेम रहेगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास है नंबर 24 पर नंबर 25, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यानी के जो स्मॉल के होता है वो बराबर होता है आर, यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल यानी एन ए, आर अपॉन एन ए के बराबर होता है। मैं इसका फार्मूला यहाँ लिख भी देता हूँ कि जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। ठीक है जी, इसके बाद है नंबर 26, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इसको हीट कैपेसिटी कहलाती है। पीवी डायग्राम इन द फिगर इस फॉर, आप गौर से देखें तो वॉल्यूम और प्रेशर ये दोनों एक्सिस पर मौजूद है। चूंकि ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन का मतलब है वॉल्यूम जो है ना वो सेम है, तो वॉल्यूम सेम होता है आइसोकोरिक में। ठीक है। इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू, आइसोबैरिक का मतलब है प्रेशर कांस्टेंट है, और आपको पता है वर्क डन किसके बराबर होता है, आपको पता है वर्क डन बराबर होता है पीवी, तो पीवी बराबर होता है एन आर टी, तो पी डेल्टा वी बराबर होगा एन आर डेल्टा टी के। ठीक है, और ये डेल्टा डब्ल्यू यानी वर्क डन होता है, यहाँ से एन आर डेल्टा टी आपको मिल गया। इसके बाद है आपके पास नंबर 29, इसका आंसर है एन आर डेल्टा। नंबर 29 कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ पी एन टी इज कॉन्स्टेंट इज द वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट लिखी हुई कि प्रोडक्ट ऑफ पी एन टी इज कांस्टेंट द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये और यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट लिखी है नंबर 1 और नंबर 3 ये गलत है। सही स्टेटमेंट है प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी इज कांस्टेंट इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ कहता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे तो वॉल्यूम ऑफ पी प्रेशर का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होता है, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल होता है। जीरो ऑन द सेल्सियस स्केल बराबर होता है 273 केल्विन के। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स या तो हमेशा बढ़ती सेम रहती है या बढ़ती है, वैसे एंट्रोपी आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है। इतनी बात याद रखें, एंट्रोपी या तो सेम रहती है या हमेशा बढ़ती है, कभी भी कम नहीं हो सकती। नंबर 34 पे प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो एक्सटर्नल वर्क इज परफॉर्म दिस आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में वॉल्यूम फिक्स होता है तो वर्क डन नहीं होता। 273 केल्विन बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर, इसमें भी स्टूडेंट्स ने बहुत गलती गलती की है कि क्यूबिक मीटर को हम क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हुए गलती कर देते हैं। उसका तरीका आप अपने पास देख ले कि 1 क्यूबिक मीटर यानी 1 मीटर क्यूब, इसको आपने करना है कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब में।
तो आपको पता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। आप इसी को याद रख के आगे सॉल्व कर ले। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, तो 1 मीटर क्यूब बराबर होगा 100 क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, ये 3 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1 एक्सपोनेंट 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद आपके पास है नंबर 37। इफ द प्रेशर ऑफ गैस इज डबल, अगर प्रेशर डबल कर दिया जाए और टेम्परेचर को सेम रखा जाए तो वॉल्यूम लाजमन हाफ हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ये आपको पता है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। नंबर 40 और आज का लास्ट एमसीक्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बराबर होता है आर अपॉन एन ए, के मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको यहाँ तक एमसीक्यूज क्लियर होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मजीद इसके जो एमसीक्यूज बाकी रह गए चैप्टर 11 के वो मुकम्मल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।